आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज की तारीख बहुत खास है। 9 अप्रैल। 9 अप्रैल की तारीख हमारे आपके रिश्ते की एक बुनियाद है। आज ही की तारीख को साल 1860 में दुनिया में पहली बार किसी की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। फोनोटोग्राफ नाम की एक मशीन पर फ्रेंच शख्स इडॉर्ड लियोन स्कॉट ने एक फ्रेंच गाना रिकॉर्ड किया था। तो चलिए इडॉर्ड साहब की उस खोज का शुक्रिया अदा करते हुए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों का बुलेटिन दिन भर। आज के इस न्यूज पॉडकास्ट में क्या क्या है वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 1,31,878 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कई जगह वीकेंड्स पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। हालात का जायजा लेंगे और फिर रुख करेंगे बंगाल के चुनावी समर का और जानेंगे कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द सिमट रहा है चौथे चरण का चुनाव प्रचार। और उसके बाद आपको सुनाएंगे एक कहानी मध्य प्रदेश के एक ऐसे शख्स की जिसने पोलियो की दवा लेने के बाद भी पोलियो होने पर मुआवजे वाली रकम के लिए 25 साल लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार अदालत ने उसके पक्ष में दिया 42 लाख के मुआवजे का आदेश। तो शुरू करते हैं बुलेटिन, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। वहीं बिहार में भी 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज और 30 अप्रैल तक कोचिंग सेंटर्स बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का आज 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भी कहा जाता था। उनका और महारानी एलिजाबेथ का करीब 73 साल का साथ रहा। राजस्थान में 1 साल के बाद फिर से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों की नाराजगी बढ़ने लगी है। पिछले 1 महीने में कांग्रेस के 8 विधायकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असम में मतगणना से पहले ही खरीद फरोख्त की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस गठबंधन ने अपने 22 उम्मीदवारों को जयपुर शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस के साथ AIUDF के उम्मीदवार भी जयपुर पहुंचे हैं। अमेरिकी नौसेना ने ऐलान किया है कि उसने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिना किसी पूर्व अनुमति के अभ्यास किया है। अमेरिकी नौसेना के इस ऐलान के बाद भारत इस बात की जांच कर रहा है कि ऐसा कोई अभ्यास किया गया है या नहीं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर ने एक नया आपराधिक कानून संशोधन बिल पास किया है। इसके कानून बनने पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की आलोचना करने पर 2 साल की जेल के साथ 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरने का प्रावधान है। और IPL के 14वें सीजन के पहले मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। कोरोना महामारी के खतरे से बचने के लिए टूर्नामेंट बिना दर्शकों के खेला जाएगा। देश में कोरोना वायरस से हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोज संक्रमण के मामलों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1,31,878 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन के अंदर मिले मरीजों की यह संख्या सबसे ज्यादा है। अब कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है तो कहीं इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से आपने एडव इंजेक्शन का नाम भी खूब सुना होगा। रेमडेसिविर मुंबई, पुणे और नागपुर समेत कई राज्यों में मेडिकल स्टोर्स के बाहर इसे खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भीड़ की वजह से कई जगह पुलिस भी तैनात करनी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए इसकी कीमत 1100 से 1400 रुपए तक करने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से इसकी कालाबाजारी की भी सूचना मिल रही थी। कई जगहों पर यह 10 से 15,000 के बीच बिक रहा था। मुंबई और नांदेड़ से कालाबाजारी करने वाले 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज इसी के साथ देश के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। मुंबई में इसका असर भी देखा गया, जहां लोग आज सुबह से बाजारों में सामान खरीदने के लिए निकल पड़े। आज तक रेडियो की रिपोर्टर हैं विद्या, जो वहां इस स्टोरी को कवर करी हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि जो भीड़ भाड़ वहां आज देखने को मिली उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, लॉकडाउन को लेकर मैनेजमेंट कितना तैयार है।
जी देखिए, वीकेंड का ही लॉकडाउन है, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है लोगों में। लेकिन हाँ, क्योंकि दुकानें ज़्यादातर बंद रहेंगी। वैसे ही पिछले कई दिनों से जब से लॉकडाउन लगा है, मिनी लॉकडाउन जिसे सरकार कह रही है, वो उसमें सिर्फ़ एसेंशियल गुड्स ही मिलते हैं, यानी सब्ज़ी और दाल-चावल और अगर आप कह लीजिए मेडिसिन्स, यही दुकानें खुल ही रही हैं, इसके अलावा कोई दुकानें नहीं खुल रही हैं। तो यही वजह है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि लोगों को लगा कि शायद लॉकडाउन के तहत वीकेंड जो लॉकडाउन है उसमें सब्जियां और ये सब भी नहीं मिलेंगी, इसी की वजह से थोड़ी सी भीड़ हो गई थी। लेकिन क्योंकि सिर्फ 3 ही दिन का सवाल है, यानी कि फ्राइडे की जो ये वीकेंड लॉकडाउन जो है वो फ्राइडे से की शाम से शुरू होता है और सोमवार की सुबह तक रहने वाला है। तो तकरीबन 2 ढाई दिन का जो ये समय है, उसके समय में लोगों को लगा कि कहीं सब्जी और दाल-चावल नहीं मिलेगा, इसकी वजह से ये थोड़ी-सी पैनिक बाइंग के लिए निकले थे लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। जनरली दादर मार्केट या दूसरी सब्जी मंडियों में थोड़ी बहुत जो भीड़ रहती है, उससे थोड़ी ही ज़्यादा भीड़ थी और उसको कंट्रोल करने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मुंबई पुलिस के अधिकारियों और बीएमसी के अधिकारियों ने अनाउंसमेंट कर के वहाँ पे लोगों को शांत किया था और उसके बाद वो पैनिक बाइंग भी खत्म हो गई थी। तो ये थी विद्या। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में भी अब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर समेत हर शहरी इलाके में लॉकडाउन रहेगा। ये पाबंदी आज यानी शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू हो गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तो 8 अप्रैल से 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। कोलार में 9 अप्रैल से 9 दिनों का लॉकडाउन है और शाजापुर में भी आज से 2 दिनों का लॉकडाउन है। यहाँ आज तक रेडियो के रिपोर्टर रवीशपाल सिंह मौजूद हैं। मैंने उनसे वहां के हालात पूछे और ये जाना कि कैसे भीड़ में पैनिक को कंट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो नगरीय क्षेत्र यानी अर्बन एरिया जो है, यहाँ पे पहले से ही हर रविवार का लॉकडाउन यहाँ पे लग रहा था। ये पहली बार होगा जब शनिवार का भी लॉकडाउन लगने जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन जिसे कह रहे हैं, और ये पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में लगने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। खासतौर से जो बड़ी आबादी वाले क्षेत्र हैं, शहर हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, यहाँ पे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी शहरी क्षेत्रों में ये वीकेंड लॉकडाउन लगने जा रहा है। लोगों को क्योंकि अगर हम देखें तो क्योंकि रविवार का लॉकडाउन लग ही रहा था, तो लोगों को पहले से ही इस बात की उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन बढ़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बार-बार इसके संकेत दे रहे थे और इसीलिए लोगों ने कहीं ना कहीं पहले से ही खरीदारी करके रख ली थी। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो लोग कम से कम, देखिए ये 2 दिनों का लॉकडाउन है, 2 दिनों की सामग्री आसानी से लोग अपने घर में स्टॉक करके रख लेते हैं। अगर ये लॉकडाउन लंबा होता तो सरकार की तरफ से बाकायदा ये निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं, स्थानीय प्रशासन को, कि जो भी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं होती हैं, जिसमें दूध, सब्जी होता है, किराने का सामान होता है, वो लोगों के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी जाए। और इसके साथ ही जो बड़े स्टोर्स होते हैं, जो बड़े किराना स्टोर्स होते हैं, उनको ये जब कहा गया था कि वो अपनी ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो जारी रखें, तो ये कहा गया है प्रशासन को। लेकिन अब देखना ये है कि लॉकडाउन क्योंकि ये 2 दिन का है, इन 2 दिनों में अगर जरूरत की कोई ऐसी चीज पड़ती है तो लोग ऑनलाइन जो बड़े किराना होते हैं, जिसमें डी मार्ट है या विशाल मेगा मार्ट है, ये तमाम ऐसी दूसरी चीजें होती हैं, ऑन डोर डिलीवरी है, तो इन तमाम लोगों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि ये अगर किसी को जरूरत हो तो अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को वो ऑनलाइन ऑर्डर करें और इनके जो स्टाफ के लोग होंगे वो उनको होम डिलीवर करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो दूध, सब्जी, किराना इनकी आपूर्ति कर सकते हैं। बाकायदा इसके लिए जो एक नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया गया है सभी स्थानीय प्रशासन को। लेकिन अभी आपको बता दें कि भोपाल या फिर ये तमाम दूसरे बड़े शहर जो है मध्य प्रदेश के, फिलहाल सिर्फ 2 दिनों का लॉकडाउन है, इसलिए यहाँ पे हालात वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे अमूमन हमने पिछले साल लॉकडाउन के ऐलान के बाद देखे थे, जब लोगों की भीड़ किराना की दुकानों पे और तमाम दैनिक वस्तुएं जो आवश्यकता की होती है वहाँ पे लोगों की भीड़ टूट पड़ी थी। ऐसी तस्वीर फिलहाल मध्य प्रदेश में देखने को इस बार नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन है। तो ये थे रवीशपाल सिंह। इस बीच पिछले साल जैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों में। यहाँ नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के संकट की वजह से प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर से पलायन शुरू कर दिया है। कल सर गंगाराम हॉस्पिटल के 47 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले थे और आज दिल्ली एम्स के 35 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी डॉक्टर वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके थे।
सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। और अब करते हैं रुख पश्चिम बंगाल का, जहां कल यानी 10 अप्रैल को चौथे चरण के चुनाव होने हैं। इन 44 सीटों के 373 उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों की भूमिका काफी अहम है और यही वजह है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों इस चौथे चरण के चुनावी प्रचार में महिला वोटरों को साधने में लगी थीं। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में नहीं उतरे, जबकि टीएमसी के पक्ष में समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने रोड शो और रैलियां की। इस दौरान बीजेपी की रैलियों में ममता बनर्जी पर तंज के तीर चलते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मंच से दीदी ओ दीदी कहते रहे और अमित शाह ने रिक्शा चालक के घर पर खाना खाकर एक सियासी पैगाम दिया। तो हमने लिया जायजा कल होने वाले चौथे चरण के चुनाव का आज तक रिपोर्टर कबूल अहमद से, और हमने पूछा कि चौथे चरण के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे। पश्चिम बंगाल के जो चरण का चुनाव प्रचार था 44 सीटों का, पूरी तरह से चुनाव खेला होबे और विकास होबे से होते हुए हिंदू मुस्लिम ढोकला और रसगुल्ला के बीच आके सिमट गया था। ममता बनर्जी ने जिस तरह से ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को लेके निशाना साधा और मुस्लिम वोट साधने के लिए उन्होंने कहा कि अगर अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी को वोट देते हैं तो वो वोट बीजेपी के देने के लिए होगा, क्योंकि दोनों लोग बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ऐसे में सीएनआरसी इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने कुछ बिहार की जनसभा में जिस तरह से ममता बनर्जी को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि अगर यही बात हम कहे होते कि हिंदू एकजुट हो जाए तो हमें नोटिस हो जाता। हालांकि पीएम मोदी के इसी बयान के बाद चुनाव आयोग ने बाकायदा ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया, लेकिन ममता बनर्जी उससे एक हाथ और आगे बढ़ के उन्होंने आगे टारगेट सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को लेकर कहा। और आज भी उन्होंने जिस तरह से बर्धमान की रैली में भी इस बात का जिक्र किया कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ दोनों जो हैं लोग, दोनों अमित शाह के निशाने पे काम कर रहे हैं और वहां पे भड़काने का इस तरह से पूरा चुनाव। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने एक बात और जिक्र किया, खास से जो बंगाली बनाम गुजराती का एक समीकरण लाई और उन्होंने कहा कि गुजरात का ढोकला और बंगाल का रसगुल्ला कभी एक नहीं हो सकता है। और वो बार बार इस बात को कहती रही, लेकिन बीजेपी उनको लेकर ध्रुवीकरण की भी बिछाती रही, क्योंकि इस चरण में जिस तरह से वोट हैं वो वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मुस्लिम वोटों के करीब 10 सीटें प्रभावित हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, इसीलिए ये बात का जिक्र करना बहुत अहम माना जा रहा है। कबूल जी, ममता बनर्जी अपनी लहर में भी नॉर्थ बंगाल में कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सकी हैं। क्या चौथे और पांचवें चरण के चुनाव में राजवंशी और आदिवासी वोटों को साध कर वो टीएमसी के लिए जनसमर्थन को वोटों में बदल पाएंगी? देखिए, जो खास तौर से नॉर्थ बंगाल का इलाका है, इस पूरे इलाके में करीब 54 सीटें आती हैं और जिसमें खास तौर से चौथे और पांचवें चरण में उनमें उन सीटों पे वोटिंग होनी है। ये वो इलाका है जहां ममता बनर्जी 2016 और 2011 में भी बहुत बड़ा करिश्मा दिखा पाई। 2016 में भले ही वो 26 सीटें जीत गई हैं, लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी की लहर थी तब महज 16 सीटें 54 में से जीती थी। लेकिन 2019 के इलेक्शन में इस इलाके में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था और यहाँ की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 सीट जो थी कांग्रेस जीती थी और 34 विधानसभा सीटों में बीजेपी को बढ़त थी। तो ये इलाका एक बहुत ममता बनर्जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि खासतौर से इस इलाके में जिस तरह से राजवंशी और ट्राइबल्स वोट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल, और उन्हें साधने के लिए हालांकि ममता बनर्जी 2019 के बाद से तमाम कोशिशें की हैं और जिसका ये फायदा हुआ है जो उस बिहार राज्य की मांग करने वाले जिन्होंने 2019 में बीजेपी को सपोर्ट किया था वो इस बार टीएमसी के साथ हैं। लेकिन इस इलाके में बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से अपने लोगों उनके लोग लगातार सक्रिय हैं, ऐसे में ममता को इस इलाके में नॉर्थ जो बंगाल का इलाका है यहाँ पे जो है बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन भी बहुत मजबूत स्थिति में है। और अब ये बड़ी चुनौती होगी, देखना होगा कि ममता इस इलाके में पिछली बार की तरह ही अगर क्या आधी से ज्यादा सीटें जीत सकती हैं या फिर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव जैसे करिश्मा दोहराती है।
शुक्रिया कबूल अहमद। और अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो भारतीय न्याय व्यवस्था पर आपकी आस्था को बेशक मजबूत करेगी। कानून की किताबें कहती हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन उन्हीं किताबों में यह भी लिखा है कि भले देर से मिले लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रहने वाले देवीलाल को भी इंसाफ मिलने में 25 साल लगे। 1996 में ओड़पुर गांव में रहने वाले देवीलाल, जो उस वक्त महज 3 साल के थे, उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई गई, लेकिन दवा पीने के बाद भी उन्हें पोलियो हो गया। उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद देवीलाल के पिता ने शुरू की इंसाफ की लड़ाई, जो आज कोर्ट के उस फैसले के साथ खत्म हुई जिसमें विक्टिम को स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों को कुर्की करके मिली रकम से 42 लाख का मुआवजा देने को कहा गया है। आज तक रेडियो ने देवीलाल से ही जानी उनके संघर्ष की कहानी। सुनिए क्या था पूरा मामला। मामला ये था सर कि मैं 2-3 साल का था और वो पोलियो की दवाई थी, तो उसको पीने से मेरे दोनों पैर विकलांग हो गए। तो इसके चलते फिर मेरे मम्मी पापा लगे तो कि दवाई से विकलांग हो गया, तो बहुत मेरा इलाज करा, बहुत खर्चा हो चुका है, मेरा पैसे बहुत लग चुके हैं। और इसके बाद फिर माता पिता ने, हमारे पापा ने राजगढ़ जाके वकील साहब से बात करी कि इसकी पोलियो दवाई पीने से इनके दोनों पैर विकलांग हो गए थे, इसके लिए कुछ राशि मिले सरकार के ऊपर और या स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी को, पर उन्होंने केस दर्ज किया। तो ये केस चलता रहा और राजगढ़ चला, यहाँ से जीतने के बाद फिर इंदौर हाईकोर्ट में पहुंचा, वहाँ से सर मंजूर हुआ केस, वहाँ से फिर सरकार ने मना कर दी कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वहाँ इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, मैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहाँ से ये मामला 2017 में फाइनल हुआ और मेरे 43 लाख रुपए मंजूर हुए। देवीलाल जी, आपको जीत की बहुत बधाई, लेकिन जाहिर है कि लंबी लड़ाइयों में अक्सर हौसले टूट जाते हैं। कभी कभी लगता है कि संघर्ष के रास्ते शायद कभी खत्म नहीं होंगे। क्या इन 25 सालों में आपको कभी ऐसा लगा कि वक्त और पैसा दोनों जाया हो रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई छोड़ दें? नहीं हुआ सर, हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी सर कि भले पैसे कितने में लगे। मेरे पापा ने दूसरे की मजदूरी कर करके मेरे लिए एक पैसा कम उन्होंने मेहनत करके लगाया, तो भले चाहे कुछ हो, लेकिन ये जिंदगी मेरे लड़के खराब हो गए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन केस तो लड़ना ही, जीतना ही है, भले पैसा कितने लग जाए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तक अपनी हिम्मत ना हारे, हौसला बनाए रखे, अपना काम जारी रखे। और मेरे वकील साहब है, उन्होंने भी मेरे को बहुत हौसला बनाया कि मैं पूरी दम से तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत ले, मेरा काम करके दिखाऊंगा। और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वकील साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया देवीलाल जी। देवीलाल की इस लड़ाई में उनके साथ रहे उनके वकील समीर सक्सेना, जिन्होंने इस पूरी कहानी को उसके सुखद अंजाम तक पहुंचाया। इस मामले के कानूनी पहलू क्या थे और ये लड़ाई कितनी लंबी थी, मैंने जाना देवीलाल के वकील समीर सक्सेना से। ये मेरे फादर के पास पहले आए थे 1996 में। 1996 में फिर इनका केस दायर किया गया। 17 साल की लड़ाई हमने वहाँ लड़ी इंदौर में। मैंने ही पैरवी करी थी देवीलाल की ओर से। 17 साल तक वह केस चला। उसके बाद जो शासन से पैसा लेना था 1996 से अभी तक का जो पैसा, ब्याज राशि प्लस 10 लाख का मूल राशि, उसके लिए हमने फिर जिला न्यायालय में आवेदन लगाया कि साहब हमारा जो राशि बनती है वो हमको दिलाई जाए, क्योंकि हम दोनों जगह से जीत के आए हुए हैं। 2018 में फिर केस चला सिर्फ उसे पैसा प्राप्ति के लिए। 2021 तक आते आते अब शासन फिर भी पैसा नहीं दे रहा था। मध्य प्रदेश शासन ने 3 साल और निकाल दिए यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे कुर्की के लिए आवेदन को कोर्ट से प्रेयर करी कि हमें संपत्ति कुर्क की इजाजत दी जाए, ताकि इनकी संपत्ति कुर्क करके जो पैसा बनेगा वो पैसा इसको देवीलाल को दिलाया जाए, क्योंकि ये पिछले 27 साल 25-26 साल से इस केस में लड़ रहा है और इसको कोई पैसा नहीं मिला। तो जिला न्यायालय ने इसमें आदेश पारित किया है कुर्की के लिए, और कुर्की के अंतर्गत 7 गाड़ियों का आदेश था। अभी 3 से 4 गाड़ियों का कुर्क हुआ है। 3 गाड़ियों की कुर्की हुई है। जो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जितने भी वाहन हैं राजगढ़ में, उनके वाहनों का कुर्की की गई है। अभी कुर्क की कार्रवाई के बाद फिर उस जो भी न्यायालय अग्रिम कार्रवाई करेगा, उसके बाद देखते हैं ये कब तक आगे चलेगा। पर अभी भी हमारी लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। समीर जी, हमारे देश में इंसाफ की उम्मीद में हजारों लाखों लोग हर रोज अपने घरों से निकलकर कोर्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन इन उम्र से लंबी कानूनी लड़ाइयों में अक्सर लोग टूट जाते हैं। क्या आपको लगता है कि देवीलाल के मामले में आया ये फैसला लोगों की आस्था कानून व्यवस्था पर और ज्यादा बढ़ाता है? आप इसे कैसे देखते हैं?
तो मैं इस चीज को ऐसे इस तरह से देखता हूँ कि हमें न्यायालयीन व्यवस्था पर भरोसा शुरू से था, आज भी न्यायालयीन व्यवस्था पे भरोसा है। और जब सब जगह से व्यक्ति हताश हो जाता है, जब उसके ना तो शासन सुन रही है, ना कोई दूसरा जो शासन के अंदर लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सुन रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसके पास सिर्फ न्यायालय का एक दरवाजा बचता है। और न्यायालय के अंदर जो भी प्रक्रिया में समय लगता है, ठीक है, लेकिन उसको एक फैसला मिलता है, उसको अपना एक उसको जहाँ पर वो अपनी बात कह सकता है, न्यायालय में अपने पक्ष को रख सकता है। न्यायालय गुण दोष के आधार पर फैसला करता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है। एक कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है देश का या नहीं भी हो नागरिक देश का, अगर वो न्यायालय के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपनी प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से न्यायालय उसको सुनता है। नहीं न्याय देर से मिला, उसे न्याय मिला। निश्चित तौर पे एक समाज के लिए और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि लड़का 25-26 साल से लड़ रहा है, मध्य प्रदेश शासन से लड़ रहा है, वो सब तरफ से लड़ लिया, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अभी भी लड़ रहा है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी कानूनी जीत है। तो फिलहाल दिन भर में बस इतना ही। वीकेंड की हो गई है शुरुआत, तो कीजिए मजे। और हाँ, प्रोग्राम से जुड़ा अगर कोई फीडबैक हो तो आप radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं, और सोशल मीडिया की खिड़कियों से झांकते हुए भी हमसे हेलो हाय कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमसे रिश्ता बनाइए। इस प्रोग्राम की साउंड मिक्सिंग की थी सचिन द्विवेदी ने, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी, और आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।